दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 30 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने जो कि इंपॉर्टेंट हैं और यहां आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 की टीम की तरफ से किताबें जारी की गई हैं जिसमें लेखपाल परीक्षा के और बीडीओ की परीक्षा के लिए किताबें जारी कर दी गई हैं। अभी मेरे इस स्टूडियो में बीडीओ वाली किताब तो नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। अगले एक दो दिनों में अवेलेबल हो जाएगी किताब और तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एक दो दिनों के बाद दोस्तों इन किताबों को आप अपने मार्केट में जो बुक स्टॉल है वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से इन किताबों को ले सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। याद रखिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। ये 4 सेट की किताब दोस्तों आपको सिर्फ 400 रुपए में दिया जा रहा है, वो भी घर पहुंचा करके। 400 रुपए में घर पहुंचा करके ये 4 किताबें दी जा रही हैं। अब आप सोच लो, मार्केट में भी अगर जाते हैं तो आपको यही प्राइस मिलेगी और ऑनलाइन भी आपको यही प्राइस मिलेगी। तो घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन किताबों को ऑर्डर करिए, ठीक है। वीडियो परीक्षा के लिए दोस्तों किताबें जारी की गई हैं, वो भी आप परचेज करिएगा। सामने आपका वीडियो का एग्जाम होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा स्टडी 91 की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, वीडियो एग्जाम हो गया, लेखपाल हो गया, हिंदी इंडिविजुअल का बैच होगा, तो सारे बैच यहां पे चल रहे हैं दोस्तों और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने यहां दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि पीछे की 2-3 दिनों की क्लास में नहीं ले पाया था, तो उन क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश किया, इसलिए ज्यादातर आज के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने कूट वाले बनाए हैं। जैसे यही सवाल देख लो, यानी इन पिछले एक हफ्तों में दोस्तों कुछ और लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो मुझे लगा वो चीजें भी आपको बतानी चाहिए, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। सवाल है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार किसे बनाया गया? तो अभी दोस्तों हाल ही में रिटायर हुए थे, नाम था विनोद जी खंडारे। क्या नाम था? विनोद जी खंडारे। इन्हें रक्षा मंत्रालय में क्या बनाया गया? सलाहकार बनाया गया। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह जी हैं, आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष पद पर दोस्तों किसे रखा गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किसे रखा गया? तो याद रखेगा जयति घोष को रखा गया। किसे? जयति घोष को। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया? तो जय शाह को चुना गया। वैसे अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, इसको देखिए, एशियाई क्रिकेट काउंसिल को एसीसी कहते हैं दोस्तों। इसके पहले भी दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? जय शाह थे, बस इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, आपने अपने देश के अंदर बीसीसीआई का नाम सुना होगा। बीसीसीआई के भी दोस्तों ये वर्तमान में सचिव हैं। 2019 से लेकर अभी तक सचिव कौन है दोस्तों? यही जय शाह जी हैं। तो ये भी आप याद रखेगा, सवाल यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कूट वाला सवाल जरूर याद रखें। तो यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का बी हो गया, दूसरे का सी हो गया और तीसरे का ए हो गया। तो बी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी सी ए, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित कुछ चीजों के बारे में और जान लेते हैं। पहला मैंने बताया कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से विनोद जी खंडारे साहब सेवानिवृत्त हुए हैं और उसी के बाद दोस्तों इनको सलाहकार के रूप में अपॉइंट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार मतलब रक्षा मंत्री को सलाह देंगे, कौन सा अस्त्र खरीदना चाहिए भारत को, ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो एक तो इसे आप याद रखेगा। लिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय विकास शास्त्री जयति घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड का अभी मेंबर अपॉइंट किया है। और आईसीसी ने दोस्तों जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। तो इसे भी आप याद रखेगा। इतने सवाल आपके ध्यान में होने चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि बात हम कर रहे हैं नियुक्ति की, तो हाल फिलहाल में कई लोगों की नियुक्ति हुई होगी। तो चलिए पढ़ते हैं कि किसे किस पद पर बिठाए गए। जैसे आज का पहला सवाल है कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो नाम याद रखेगा, विनोद जी खंडारे। क्या बताएंगे? विनोद जी खंडारे को अपॉइंट किया गया। दूसरा है, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? तो प्रशांत झावेरी नाम है दोस्तों, जिन्हें फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में अपॉइंट किया गया। फ्लिपकार्ट का ही दोस्तों एक अलग से आप इसे सब्सिडरी कंपनी समझ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां चुना गया है अजय भूषण पांडे जी को। किसे? अजय भूषण पांडे जी को। किसमें दोस्तों? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में 4 धाम परियोजना जो चल रहा था, 4 धाम अपने देश में आपने सुना होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में दोस्तों धाम बने हुए हैं। उन 4 धाम परियोजना, चारों धामों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चल रही है और इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं जस्टिस ए के सीकरी साहब। कौन?
जस्टिस ए.के. सिकरी साहब न्यायमूर्ति हैं दोस्तों, इनको अपॉइंट किया गया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीए की बात कर रहा है, ठीक है, आईआरडीए की इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका अध्यक्ष अभी किसे अपॉइंट किया गया, तो देवाशीष पांडा को। याद रखेगा, एक हम लोगों ने पढ़ा था देवाशीष मित्रा के बारे में, उनको आईसीआई में रखा गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, याद रखेगा आईसीएआई, आईसीआई का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया था, उनका नाम था देवाशीष मित्रा। क्या नाम था, देवाशीष मित्रा नाम था। इनका नाम देवाशीष पांडा है, जिन्हें इरडा में रखा गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में रखा गया, ठीक है। दुनिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप एफएटीएफ के नाम से जानते हैं, एफएटीएफ के नाम जानते हैं दोस्तों, एफएटीएफ का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया, तो भारत के नहीं रहने वाले हैं, टी राजा कुमार। नाम से आपको लग रहा होगा कोई इंडियन है, बट ऐसा नहीं दोस्तों, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, टी राजा कुमार, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया, तो बी चंद्रशेखर जी को। किसे, बी चंद्रशेखर जी को ये भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट अपॉइंट किया गया। हाल ही में विश्व बैंक में किस भारत प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष चुना गया। मीगा क्या है दोस्तों, याद रखेगा, जैसे आप वर्ल्ड बैंक कई हिस्सों में है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे आईएमएफ है, आईडीए है, आईएफसी है और मीगा है, ये 4-5 वहां पर आप कह सकते हैं संस्था है, इन्हीं का समूह है। तो उसमें मीगा का अभी उपाध्यक्ष बनाया गया जुनैद कमाल अहमद को, ठीक है। याद रखेगा, किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक का बेंगलुरु कार्यकारी समिति का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को। पीछे एक और नाम भूषण था, वो अजय भूषण पांडे जी थे, जिनको वित्तीय रिपोर्टिंग वाले में रखा गया था। देखिए, वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, अजय भूषण पांडे, और ये नाम क्या, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। तो नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइए, जब आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें याद ही हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। जो गलत कथन उसके बारे में बताना है, और गलत तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि कथन को। लिख रहा, महाराष्ट्र नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। क्या यह कथन सत्य है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यह कथन क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि यहां महाराष्ट्र नंबर 1 पर नहीं दोस्तों, नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, नंबर 1 पर गुजरात है। जो नीति आयोग का डेटा है दोस्तों, उसमें नंबर 1 पर गुजरात है और नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे अपडेट करिएगा। आपसे पूछा असत्य कौन है, आपको पता चलेगा कि पहला ही कथन क्या है, असत्य, ठीक है। कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट अभी जारी की गई और उसमें नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। पहली साल नहीं, लगातार दूसरी साल दिल्ली को दर्जा दिया गया। पूरे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 250 से ज्यादा देश हैं, और उनमें सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी किसकी है दोस्तों, तो भारत की है दोस्तों। याद रखेगा, दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। यह कथन तो फिलहाल के लिए क्या है, यह सत्य कथन है, ठीक है, सत्य है। आगे लिख रहा है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप रिपोर्ट अभी जारी किया गया और उसमें कहा गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है, यह विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में जाना जा रहा है इसको, ठीक है। ध्वनि प्रदूषित शहर मतलब सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण यहां पर है, ये आया है एक रिपोर्ट। तो ये भी कथन दोस्तों यहां पर जो लिखा गया है सत्य कथन है। तो जो आपका गलत कथन है वो क्या हुआ, केवल ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुजरात होना चाहिए, महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो आप इसे याद रखेगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है दोस्तों, देश की बात करें दोस्तों, प्रदूषित देश की बात करें तो उसमें आप बताइएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। और अपने अगर भारत का स्थान पूछ लिया जाए कि भारत का स्थान कौन सा है, तो बताइएगा प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान 5वां है। केवल राजधानी के रूप में अगर देखा जाए तो दिल्ली पहले नंबर पे आ जाती है, वरना भारत का स्थान यहां पर 5वां है। इसे भी याद रखेगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें छिपा हुआ, जरा मैं उसको आपको बताता हूं, ठीक है। पहला तो याद रखें दोस्तों, गुजरात नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। पहले पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक। एक पॉइंट अब इसे याद रखेगा, ठीक है। और गुजरात ने लगातार ये दूसरा वर्ष है जब अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, सबसे प्रदूषित राजधानी को जो खिताब दिया गया है वो दिया गया दिल्ली को, भी लगातार दूसरे साल, पिछले साल भी यही था दिल्ली और
और इस बार भी कोई सुधार खास नहीं हो पाया, तो यही है। ठीक है, नई दिल्ली के बाद ढाका बांग्लादेश का नंबर आता है। फिर दोस्तों एन जमेना चाड देश है, चाड की राजधानी अमजमेना है। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है और ओमान की राजधानी मस्कट इनका भी स्थान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। जिस समय यह रिपोर्ट आया है उस समय की बात किया जाए तो भिवाड़ी एक शहर है दोस्तों जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया। किसे? भिवाड़ी को सबसे प्रदूषित शहर माना गया। बाद में गाजियाबाद है, दिल्ली है और इस बार जौनपुर भी इस सीरियल क्रम में रहा है, तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट देखिए, अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है और भारत जो है दोस्तों याद रखेगा भारत का स्थान 5वां है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। नंबर 2 पर चाड है, नंबर 3 पर पाकिस्तान है, नंबर 4 पर तजाकिस्तान है और नंबर 5 पर भारत है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ढाका के बारे में बता दिया। ध्वनि प्रदूषण के मामले में दोस्तों ढाका क्या है? दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी चुना गया अगर ध्वनि प्रदूषण को देखा जाए तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचकांकों से संबंधित अच्छे सवाल, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में दोस्तों कई बार यहां से कई सारे सवाल बने हैं, तो पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन में क्या क्या सवाल आपसे करंट अफेयर में पूछे गए थे या जो हम लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एक बार चीजें तैयार हो जाएं। ठीक है, तो पहला ये हो गया निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर कौन है? नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर कर्नाटक है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। दूसरा लिख रहा है हाल ही में वर्ष 2022 में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया था दोस्तों, और इसमें टॉप पर कौन है दोस्तों? हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर फिनलैंड देश है। जैसे कहते हैं ना हेलो आप कैसे हैं, तो हम लोग कहते हैं आई एम फाइन। ठीक है, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फाइन से याद रखें फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है सबसे शीर्ष पर है। सीपरी की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों और उसमें पूछा गया था कि हथियारों के सबसे बड़े आयातक देशों के रूप में शीर्ष स्थान किसका है? तो सऊदी अरब भारत का शीर्ष स्थान था, जिसमें भारत को टॉप पे रखा गया। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा हथियार कौन आयात करता है, कौन सा देश खरीदता है? तो वह देश भारत है और नंबर 2 पर सऊदी अरब भी याद रखेगा, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र के रूप में दोस्तों पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान अमेरिका का है। किसका है? पहला स्थान यहां पर अमेरिका का है। स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स अभी जारी किया गया था और उसमें बताया गया कि भारत का स्थान 93वां स्थान है, जबकि इसके पहले एक और डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था और उसमें भारत का स्थान 46वां बताया गया था, वो वाला भी आप याद रखेगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का, जबकि हाल ही में 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता था। यहां पे पढ़िए क्या लिखा है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, इसमें आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। हाल ही में पूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 4.0 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उड़ीसा राज्य दोस्तों टॉप पर चल रहा है। हाल ही में जब कोविड टीकाकरण चल रहा था दोस्तों, उस समय उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है राजधानी, ये सबसे पहले 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों शहर घोषित किया गया था। इसे यह भी आप याद रखें। ठीक है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत 117वां स्थान पिछले साल था, 3 पायदान नीचे आ गया, 120वां स्थान है। याद रखेगा सतत विकास सूचकांक में और पर्यावरण सूचकांक में दोनों में भारत 120वां स्थान है। पिछले साल दोनों में 117 था, इस बार दोनों में 120 है। ठीक है, किसको 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक प्रभार दिया गया है? तो सबसे अधिक प्रभार दिया गया दोस्तों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। किसे? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को सबसे अधिक प्रभार दिया गया है, इसे याद रखेगा। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये 2022 का इंडेक्स है दोस्तों और इसमें भारत का स्थान है 43वां। कौन सा है? 43वां स्थान है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों की सूची में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की दोस्तों वृद्धि हुई है। और अगर अरबपति परिवारों की बात करें तो भारत में कुल 145 अरबपति परिवार हो चुके हैं, इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ये करोड़पति में वृद्धि की बात कर रहा हूं, मैं अरबपति की बात कर रहा हूं, दोनों दो बातें हैं, दो सवाल हैं, दोनों को याद रखेगा। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल स्थान पे है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो यहां राजस्थान राज्य का पहला स्थान है, याद रखेगा। राजस्थान के कच्छ के रण में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लग रहा है दोस्तों, याद रखेगा, वो भी सोलर प्लांट लग रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पर। करा सही सुमेलित कीजिए। अभी तक सिर्फ 2 सवाल हुए। मैंने आपसे कहा था ना कि घबराइए मत, परेशान मत होइए। किसी कारणवश अगर करंट अफेयर की क्लासेस महीने में 2-4 दिन के लिए नहीं चल पाती हैं तो दोस्तों क्षमा चाहता हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी बातें चीजें छूट जाती हैं, लेकिन छूटने के बाद मैं कवर कर दूंगा। आप उसके लिए मत परेशान रहिए। अगर आप स्टडी 91 पे भरोसा करते हैं, नितिन सर पे भरोसा करते हैं, तो बने रहिए चैनल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे 2-4 दिन नहीं गया तो आप आराम कर लीजिए, पीछे की चीजें जाके रिवाइज कर लीजिए कि कहीं कुछ भूल ना गया हो, कहीं कुछ छूट ना गया हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। सही सुमेलित करना है। लिख रहा द लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। याद रखेगा दोस्तों, ये किताब लिखा गया दलाई लामा। जी हां दोस्तों, दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं दोस्तों दलाई लामा, और उनके साथ दोस्तों एक और इसमें इनका साथ दे रहे थे डेसमंड टूटू। क्या नाम है? डेसमंड टूटू। ठीक है, ये दोनों लोग। अनफिल्ड बैरल्स दोस्तों, यह किताब लिखा गया इंडियाज ऑयल स्टोरी, एक पेट्रोलियम मंत्री के साथ मिलकर के दोस्तों यहां ऋचा मिश्रा ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, जिसमें ऑयल के बारे में, ऑयल क्राइसिस के बारे में बताया गया। ठीक है, रिस्ट एस्योर्ड एक आत्मकथा, ये दोस्तों एक आत्मकथा है, क्रिकेटर की आत्मकथा दोस्तों, जिनका नाम है गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। क्या नाम है? गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। ये 1969 से 1986 के दशक में दोस्तों क्या कई सारे मैच खेले हुए थे, लगभग 6000 रन भी इन्होंने बनाया था। 90 से ज्यादा 91 मैच दोस्तों इन्होंने खेला था, और इन्हीं के ऊपर दोस्तों किताब है, तो इसको भी याद रखेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? पहला सी बनेगा, दूसरा बी बनेगा और तीसरा ए बनेगा। तो CBA आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते, नहीं समस्या है तो। और इसी किताब के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, वही सारी चीजें दोस्तों यहां दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कि कौन कौन सी किताबें अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, जरा याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल तो इंपॉर्टेंट है। लिख रहा दोस्तों, किसने एनफील्ड बैरल्स इंडिया स्टोरी का भी विमोचन किया दोस्तों? तो इसका विमोचन लिखा गया दोस्तों ऋचा मिश्रा के द्वारा। याद रखेगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? टॉम्ब ऑफ सैंड, यह लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा यह किताब लिखा गया। हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया गया, और इसका विमोचन जो श्रम कल्याण मंत्री हैं, नाम है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा दोस्तों इस किताब का विमोचन किया गया। वही सवाल दे रहा है। द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक दोस्तों अमिताभ कुमार ने लिखा है, यह भी याद रखेगा। द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये किताब दोस्तों दीपम चटर्जी की रचना है। जबकि हाल ही में किताब और आया था योगी जी के ऊपर, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह किताब आया था। क्या आप जानते हैं इस किताब को किसने लिखा था? बताइए। शांतनु गुप्ता ने लिखा था। किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने लिखा था। ठीक है। हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक किताब किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। द फाउंडर्स स्टोरी ऑफ पेपाल, पेपाल दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके ऊपर किताब लिखा है जिमी सोनी ने। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर की पाइनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक किताब, यह उमादास गुप्ता जी की रचना है। और डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, इस किताब को रो खन्ना के द्वारा लिखा गया है, यह भी याद रखेगा। बताइए, इतने सवाल आपको याद है कि नहीं? याद करते चलिएगा, क्योंकि सवाल यहीं कहीं से बनेंगे, परीक्षा में उठा के देख लेना। अभी हाल ही में कई सारे एग्जाम हुए हैं, और बच्चे खुद ही बताते कि नहीं सर, करंट अफेयर की बात हो ना, तो करंट अफेयर के हर सवाल स्टडी 91 की क्लास से आते हैं। और ऐसा मैं अपनी बड़ाई में नहीं कर रहा हूं, ऐसा बच्चे खुद बोलते हैं। जब आप पेपर देंगे ना, तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ सर, आया भी था और हमें अच्छी तरह से याद भी था। क्यों? क्योंकि एक एक सवाल को हम लोग 10-10 बार पढ़ते हैं, इसलिए चीजें हमें याद भी रहती हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? कार्बन तटस्थ खेती। अभी दोस्तों हाल ही में एक कंपनी कार्बन न्यूट्रल बनी है, प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी बनी है। क्या बनी दोस्तों? अभी हाल ही में एक प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी कौन बनी दोस्तों, जिसने अपने आप को घोषित किया? तो याद रखेगा, डाबर कंपनी का नाम सुना होगा, जिसने अपने आप को प्लास्टिक न्यूट्रल घोषित किया। यहां पे दोस्तों कार्बन तटस्थ की बात किया जा रहा है। और याद रखेगा, अगर यहां पर आपके दिमाग में सिक्किम आ रहा है, तो याद रखेगा जैविक खेती के लिए दोस्तों सिक्किम को जाना जाता है। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। ठीक है। और अभी सिक्किम ने लद्दाख के साथ दोस्तों एक समझौता भी किया था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था, इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने
के लिए। असम आपका जवाब नहीं होगा। यहां जो जवाब है दोस्तों, ये जवाब है केरल। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद साहब हैं, याद रखिएगा। और केरल जो है ऐसा राज्य है जहां कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 चरण में स्टार्ट हो रहा है, 2 चरण में किया जा रहा है। ठीक है, 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, 2 चरणों में किया जाएगा। एक चरण में दोस्तों फार्मिंग किया जाएगा और दूसरे चरण में अलग अलग विधानसभाओं में इसे लागू भी किया जाएगा। यह भी याद रखिएगा। इस बार का जो केरल सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट में दोस्तों लगभग कितना 6 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित भी किए जा चुके हैं। तो प्रोग्राम चल रहा है। तो याद रखिएगा, सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बात और, जब जब ऐसे सवाल आते हैं कि कोई चीज भारत में पहली बार हो या विश्व में पहली बार हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नया सीट आपको अपडेट करके देता हूं। हाल फिलहाल में ऐसे कौन कौन से सवाल बने। चलो आज का सवाल तो समझ में आ गया कि कार्बन तटस्थ खेती करने के तरीकों को पेश करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो केरल है। लेकिन हाल फिलहाल में और क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन है दोस्तों? तो नागालैंड की विधानसभा ने इसे अभी प्रस्तुत किया है। देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों कहां पे बनाया जा रहा है? ये बेंगलोर में बनाया जा रहा है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, जी हां दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ पीस पूछे तो बताएगा राजस्थान के पाली में बना हुआ है। ये वर्ल्ड पीस सेंटर की बात कर रहा है। ये गुड़गांव में बन रहा है, हरियाणा के गुड़गांव में वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन कंपनी को दोस्तों कौन है? टीपीएल कंपनी है। तमिलनाडु पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इसको बोलते हैं, टीपीएल बोलते हैं, पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड बोलते हैं, केमिकल नहीं। ठीक है, भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसे आप इंद्राणी मेडिकल सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये कहां बन रहा है? तो ये महाराष्ट्र में बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, पुणे में। हाल ही में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिराज सिंधिया ने किया। कहां पर किया? तो पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुल रहा है, दूसरा इंदौर है, तीसरा भोपाल है, चौथा जबलपुर है और पांचवा सतना में खुलेगा। ये 5 ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं और 5 के 5 आपके मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं। ठीक है, करा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी हैं। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला जा रहा है? तो हैदराबाद में खोला जा रहा है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। 100% स्वामित्व वाला यह महिला औद्योगिक पार्क है। हाल ही में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा, दुनिया की सबसे लंबी, ऊंची की बात नहीं हो रहा है, लेटी हुई प्रतिमा दोस्तों लगभग 100 फीट की लंबाई है और इसे स्थापित किया जा रहा है बोध गया में। बोध गया बिहार, ये वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? अगर हम बात कर ले दोस्तों यहां नीना गुप्ता की, तो नीना गुप्ता को हाल ही में रामानुजाचार्य पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? रामानुजाचार्य पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। प्लस दोस्तों इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया, याद रखेगा। लेकिन इनको एबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एबेल पुरस्कार याद रखें दोस्तों, ये गणित के क्षेत्र में एक महान पुरस्कार आप इसे कहते हैं। जिस तरह से नोबेल पुरस्कार है उसी तरह से याद रखेगा एबेल पुरस्कार भी होता है, जो महान गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक है, और टोपोलॉजी में दोस्तों काम करने की वजह से, किसमें? टोपोलॉजी, गणित में टोपोलॉजी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर में टोपोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बट गणित में टोपोलॉजी पर काम करने की वजह से दोस्तों डेनिस पार्नेल सुलिवन को यह पुरस्कार दिया गया। नीचे के जो 2 नाम है दोस्तों, इनको याद रखेगा। वर्ष 2021 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें क्या दिया गया था? इन 2 लोगों को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बार किसे दिया गया दोस्तों? तो डेनिस पार्नेल को दिया गया। किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल, याद रखेगा, जिन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां जो अभी मैंने आपको बताया वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, कि गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। टोपोलॉजी के साथ साथ बीज गणित और ज्यामिति में भी याद रखेगा डेनिस जी का बड़ा योगदान रहा, इसीलिए उन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अवार्ड वाली बात आ गई तो फिर से एक बार अपडेट कर लीजिए अपने अवार्ड के लिस्ट को। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अवार्ड से जुड़े बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर पूछ दिया कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो बताएगा किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। ठीक है, नीति आयोग ने अपने 5वें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के अंतर्गत कितने महिलाओं का चुनाव किया है? तो 75 महिलाओं को दोस्तों चुना गया, जबकि नारी शक्ति पुरस्कार के लिए कुल 28 पुरस्कार थे, 29 महिलाओं को दिया गया। 14 पुरस्कार 2020 के लिए और 14 पुरस्कार 2021 के लिए थे, वो भी
आप याद रखेगा। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड में यह प्रतिष्ठित अवार्ड किस पुरुष को दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया पुरुषों में, याद रखेगा, पुरुषों में नीरज चोपड़ा को दिया गया और महिलाओं में किसे दिया गया दोस्तों? तो मीराबाई चानू को दिया गया। किसे दिया गया? मीराबाई चानू को महिलाओं में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का किताब मीराबाई चानू को। ठीक है, मालदीव सरकार द्वारा किसे स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया गया? तो क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 75वां बाफ्टा पुरस्कार में दोस्तों किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ वर्ष का दोस्तों क्या चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। तो द पावर ऑफ डॉग, मूवी का नाम क्या है? द पावर ऑफ डॉग। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों ये नारायण प्रधान जी को दिया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2021 में दोस्तों भारत के 6 हवाई अड्डों को चुना गया। ठीक है, हाल ही में विश्वकर्मा पुरस्कार जो सर्वाधिक दिया गया ये सेल के कर्मचारियों को दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा पुरस्कार दिया गया। 96 में से 54 पुरस्कार अकेले उन लोगों ने जीता। ठीक है, यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड ये 2 लोगों को मिला, नेपाल की रहने वाली भूमिका श्रेष्ठ और बांग्लादेश की रहने वाली रिजवाना हसन को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें कोई भारतीय महिला शामिल नहीं है, यह भी आप याद रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आराम से पढ़ते चलिए, एक भी सवाल छूटेगा नहीं भाई। मैंने आपसे पहले कहा ना, परेशान बिल्कुल मत होइए, आराम से चीजों को पढ़ते चलिए। हो सकता है तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और देख पाएं वीडियो को। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पे नया बैच शुरू हो चुका है। किसका? तो हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, न्यू बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है हिंदी इंडिविजुअल का। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्राइस देखिए बढ़ जाएगी होली के बाद, और आप लोग मान नहीं रहे थे। बढ़ गई प्राइस? अब बताइए, अभी भी समय है, अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना बाद में मत कहिएगा कि नितिन सर बैच तो चलने लगी, क्लासेस भी आ गई और वापस भी समाप्त भी हो गई और फिर आप ज्वाइन ना कर पाए किसी वजह से। ठीक है, तो आइए आप ज्वाइन करिए, भरोसा करिए यार। देखिए आप ये मत देखिए कि आपका पैसा कितना खर्च हो रहा है, आप ये देखिए कि आपके पैसे की वसूली हो पाई कि नहीं, आपने विषय को सीखा कि नहीं। देखो आप यार 100 रुपया में कोई बैच खरीद लो और कोई टीचर आपको समझा सिखा ना पाए तो 100 रुपया भी तो वेस्ट है आपका। ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता कि बैच कितने का, और कई हजार का थोड़े बैच है यार, 10,000 का थोड़े बैच है, 5,000 का थोड़े बैच है, 2,000 का थोड़े बैच है। अरे बैच है केवल 1799 का या 1699, देखिएगा उसमें ऑफर भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप आइए जुड़िए और परचेज कीजिए। इसके साथ साथ सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, वीडियो अनेक बैचेज चल रही हैं दोस्तों। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आ जाइए, देर मत कीजिए, आ जाइए और साथ में जुड़िए और तैयारी शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं, वरना बाद में कहेंगे अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आया सवाल परीक्षा में और सब कुछ जानते हुए सामने धरा का धरा रह गया और आप सीख नहीं पाए तो याद रखिएगा। ठीक है, जो गांव के बच्चे हैं जो इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं उनको भी बता दूं, ये ऐसा बैच है हिंदी इंडिविजुअल ही नहीं दोस्तों, स्टडी 91 के जितने भी बैच हैं उन सभी बैच की खासियत है कि आप उनके वीडियोस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर तो यार इंटरनेट में बफरिंग की समस्या का कोई इशू तो बनता नहीं है। आप वीडियो डाउनलोड करिए, आराम से देखिए, 10 बार देखिए डाउनलोड करके, 50 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। कर हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब दोस्तों किसने जीता? ठीक है, महिला सिंगल्स का खिताब किसमें? स्विस ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो याद रखेगा यह खिताब जीता है किसने? बुसान ओंगबांगरुंगफा को हराकर। जी हां दोस्तों, इनको हराकर किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता। तो पीवी सिंधु ने जीत लिया यहां पर गोल्ड मेडल और इनको मिल गया क्या दोस्तों? इनको मिल गया सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, अच्छा सवाल है। और यहां एचएस प्रणय की बात करें दोस्तों तो पुरुषों की श्रेणी में दोस्तों इन्होंने जीता है। ठीक है, पुरुषों की श्रेणी में किसने जीता है? तो एचएस प्रणय ने जीता है। एस्ले बार्टी की बात करें दोस्तों तो एस्ले बार्टी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। क्या जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था दोस्तों। और अब ये संन्यास की घोषणा भी कर चुकी हैं, तो ये भी याद रखेगा, अब ये संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पीवी सिंधु की बात करें तो सैयद मोदी इंटरनेशनल का पुरस्कार भी अभी इन्होंने जीता था, सैयद मोदी इंटरनेशनल। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल मैच चल रहा था दोस्तों, मोदी इंटरनेशनल गेम हो रहा था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल ही जीता था और फिर से यहां भी गोल्ड मेडल। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पीवी सिंधु जी के द्वारा बनाया जा रहा है, जरा इसको भी याद रखेगा। देखो ये सारी बातें लिखी है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जनवरी में इन्होंने जीता था और अभी स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भी इन्होंने ही जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेल से संबंधित कुछ सवाल हैं, जरा उनको भी अपनी लिस्ट में अपडेट करिए। तो देखते हैं कि खेल से कौन कौन से सवाल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़े थे। पहला सवाल यही है
है कि स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब, महिलाओं वाला खिताब, पुरुषों वाला खिताब तो एच एस प्रणय ने जीता और महिलाओं वाला किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स अभी किसने जीता दोस्तों? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स अभी जीता है। याद रखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, याद रखेगा। एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब दोस्तों किसने जीता? हर बार बिलियर्ड्स का खिताब आया तो पंकज आडवाणी, तो याद रखिए यार, गजब के प्लेयर हैं बिलियर्ड्स के जो बार बार ये खिताब जीतते हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने रजत पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन, भारत के रहने वाले लक्ष्य सेन हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकिन यू को हराया था। याद रखेगा, लोकिन यू को हराया था, वही लक्ष्य सेन अभी जो है खिताब जीते जर्मन ओपन बैडमिंटन का। ठीक है, करा हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। क्या नाम है? प्रियंका नुटक्की नाम है। ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, चेस प्लेयर हैं, याद रखेगा। आईसीसी महिला विश्व कप अभी कहां खेला गया? न्यूजीलैंड में खेला गया दोस्तों। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, सबसे ज्यादा 250 विकेट लिया था। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा कि 250 विकेट दोस्तों लेने वाली कौन बनी पहली महिला? याद रखेगा, झूलन गोस्वामी बनी है, झूलन गोस्वामी बनी है। एक चीज याद रखेगा, और छह वर्ल्ड कप खेलने वाली दोस्तों पहली महिला कौन बनी थी? तो मिताली राज बनी थी। मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली महिला बनी थी। जरा क्रिकेट की बात आ गई तो इसे भी आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, आईएसएफ विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 2 गोल्ड मेडल 2 और सिल्वर मेडल 1। ठीक है, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर यहां पर भारत ने जीता है। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों, स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितना जीता? तो 2 मेडल गोल्ड का है और 1 जो है ब्रॉन्ज का है, इसको भी याद रखेगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसे आप आईएसएसएफ के नाम से जानते हैं, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दोस्तों किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नाम है सौरभ चौधरी, इन्होंने जीता है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 चल रहा था और इसे जीता है किसे? दबंग दिल्ली ने जीता है। किसे हराकर? पायरेट्स पटना को हराकर। ठीक है, पायरेट्स पटना को हरा करके दबंग दिल्ली ने यह जो है गेम जीत लिया है, तो इसे भी आप याद रखेगा। करा नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, दोस्तों अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोस्तों कहां खेला जा रहा था? तो नागालैंड में चल रहा था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया गया था। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें गोल्ड मेडल जीता है भारतीय रेलवे की महिला टीम ने। भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीता है, याद रखेगा, गोल्ड मेडल। और सिल्वर किसने जीता दोस्तों? तो भारतीय रेलवे के पुरुष टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रही थी और सवाल ऐसे ही बनते हैं, बहुत हाई फाई सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछते हैं। कई बार पेपर में हम लोग देखते हैं बड़े ऊट पटांग सवाल पूछते हैं, तो हम लोग को लगता है पता नहीं ये सवाल बना कहां से था। ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मामला सिल्वर गोल्ड पर अटक सकता है। तो जो भी रहे आप याद रखेगा। ठीक है, यहां पे याद रखेगा, अगर चैंपियनशिप में कुछ महिलाओं के नाम बताऊं तो सुश्री वर्षा देवी हो गई, मंजू यादव हो गई, प्रीनू यादव हो गई, मुन्नी देवी, ये सब दोस्तों रेलवे की तरफ से खेल रही थी जिन्होंने जीता है। ठीक है, और पुरुष टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वोमेन्स इन न्यूज, हाल ही में चर्चित महिलाओं के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे भी सवाल बनते हैं। पहला तो हो गया, करा अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली कौन बनी? पीछे बताया आपको, झूलन गोस्वामी बनी है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब, मिस वर्ल्ड की बात कर रहा दोस्तों, इसके पहले मिसेज वर्ल्ड पढ़ा था। साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड के रूप में चुना गया था और हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया था। यहां मिस वर्ल्ड की बात कर रहा। मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? कैरोलिना बिलावस्का को। कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड के रूप में चुना गया। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दोस्तों पहली महिला मिताली राज हैं, यह भी याद रखेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर 2 बहनों को अपॉइंट किया गया, तनिष्क कोटिया और रिद्धिका कोटिया नाम है, याद रखेगा। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो कला रामचंद्रन इनका नाम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दोस्तों पहली महिला कुलपति आई हैं, ये दोस्तों सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की कुलपति थी, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित इनका नाम है, याद रखेगा। मिसेज वर्ल्ड आपको बता दिया था, साइलिन फोर्ड है। मिसेज वर्ल्ड में दोस्तों राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार नवदीप कौर ने जीता है। किसने? नवदीप कौर ने जीता है। और दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला ये कैप्टन हरप्रीत चंडी हैं, यह भी याद रखेगा, ये पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोलिए आई समझ में बात क्यों नहीं?
आएगा। सवालों को जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है उत्तराखंड विधानसभा का। अगर नीमाबेन आचार्य का नाम आपको याद आ रहा हो दोस्तों, तो इनको भी दोस्तों पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया था। किस राज्य के लिए? गुजरात राज्य के लिए। ठीक है, गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? पहले तो दोस्तों रूपानी साहब थे, उनका इस्तीफा आ गया, बाद में दोस्तों भूपेंद्र पटेल जी हो गए हैं और वहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित की बात करें दोस्तों, तभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, वहां क्या कुलपति दोस्तों इनको चुना गया था, जेएनयू की कुलपति, पहली महिला कुलपति दोस्तों इसके लिए चुना गया था। यहां आपका जो सही उत्तर हो जाएगा रितु खंडूरी भूषण हो जाएगा। बेबी रानी मौर्य दोस्तों, ये अभी उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनको टिकट भी दिया गया था, चुनाव भी लड़ी थी। वर्तमान में जो यूपी में नया कैबिनेट गठित हुआ दोस्तों, जो आपका नया कैबिनेट बना है, इस नए कैबिनेट में याद रखेगा इनको महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया, बाल विकास मंत्रालय दिया गया। किसे दोस्तों? याद रखेगा पूर्व में राज्यपाल भी रह चुकी थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो यहां उत्तराखंड से इनका संबंध है फिलहाल, ध्यान रखेंगे, बट अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यहां रितु खंडूरी भूषण का नाम जरूर याद रखेगा। ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और वो भी निर्विरोध चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है, यानी इनके विरोध में कोई नहीं था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मुख्य पद पर नियुक्ति से संबंधित सवाल। पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया नियुक्ति से संबंधित, देखिए नियुक्तियां दो प्रकार की, एक सामान्य नियुक्ति, एक मुख्य पदों पर नियुक्ति। कोई भारी भरकम पद पर बैठा हो तो उनका लिस्ट अलग मैंने तैयार किया है, जरा देखिएगा। जैसे उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किस महिला को अभी निर्विरोध रूप से चुना गया, तो याद रखेगा नाम क्या है? रितु खंडूरी भूषण नाम है। ठीक है, याद रखेगा। अगला है गैब्रियल बोरिक को किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो यह देश है चिली, जहां दोस्तों तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है, तो कैटलिन नोवाक को चुना गया। कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया हंगरी देश में। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, याद रखेगा। दक्षिण कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों युंग सुक योल। कौन बने हैं? युंग सुक योल बने हैं, ये भी आप याद रखेगा। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, तो जर्मनी का राष्ट्रपति चुना गया है। जबकि हाल ही में जर्मनी का चांसलर किसे चुना गया, बताइए? ओलाफ सोल्ज को। याद रखेगा जर्मनी का हाल ही में चांसलर किसे चुना गया, चांसलर किसे चुना गया, तो याद रखेगा ओलाफ सोल्ज को चुना गया। किसे? ओलाफ सोल्ज को हाल ही में दोस्तों जर्मनी का चांसलर चुना गया था, यह भी आप याद रखेंगे। पॉल हेनरी साडोंगो दामिबा को दोस्तों किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया है, तो बुर्किना फासो देश का नाम सुना होगा, वहां चुना गया। डीआरडीएल का नाम सुना होगा, डीआरडीएल बोलते हैं दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। ठीक है, डेवलपमेंट लैब बोलते हैं इसको। इसका निदेशक जो चुना गया दोस्तों एस श्रीनिवास मूर्ति को चुना गया। ठीक है, याद रखेगा। एंटोनियो कोस्टा अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने दोस्तों, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। सियोमारा कास्त्रो ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई दोस्तों होंडुरास देश की। और मिया मोटली को दोस्तों बारबडोसा देश है दोस्तों, वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है। जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेंद्रा को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया है निकारागुआ देश के लिए। किसके लिए? निकारागुआ देश के लिए, तो भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। याद रखें दोस्तों बिम्स्टेक का 7 देशों का समूह है। बिम्स्टेक क्या दोस्तों? 7 देशों का समूह, खास करके बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में। याद रखेगा बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों जो देश हैं वही इसके मेंबर हैं। जैसे नेपाल इसका मेंबर है, जैसे भूटान इसका मेंबर है, जैसे म्यांमार इसका मेंबर है, जैसे श्रीलंका इसका मेंबर है, जैसे भारत इसका मेंबर है, जैसे बांग्लादेश इसका मेंबर है, बांग्लादेश इसका मेंबर है। कितना हुआ? 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है, हाँ ठीक है, इंडो कर लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया नहीं है, मुझे लग रहा था कि कुछ
मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, थाईलैंड। तो ये दोस्तों याद रखेगा, ये देश है, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7, 7 देशों का समूह है। स्थापना दोस्तों बिम्स्टेक की कब हुआ था, तो 1997 को दोस्तों स्थापना किया गया था बिम्स्टेक का, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अभी इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है, याद रखेगा, अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका देश, ठीक है, ये वही देश है जो हाल ही में दिवालिया होने की कगार पर था, ठीक है, यहां पर दिवालिया होने की कगार पर था, कहा गया था 2022 के अंत तक दिवालिया हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये देश क्या करने जा रहा है, बिम्स्टेक की अध्यक्षता करने जा रहा है। मोदी जी दोस्तों इस बिम्स्टेक में वर्चुअली हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेगा। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो इत्मीनान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों कुछ इवेंट एंड समिट के बारे में बताने, क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरह के कई सारे इवेंट आयोजित किए गए, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट कब आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है, तो इस बार तो श्रीलंका को दिया गया, याद रखेगा। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जा रहा है, तो फरीदाबाद दिल्ली में किया जा रहा है, फरीदाबाद याद रखेगा, दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, करा कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, ठीक है। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 चल रहा था दोस्तों, और इसका मेजबान राष्ट्र कौन है, भारत इसका मेजबान राष्ट्र है, यह भी याद रखेगा। छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसे आप युविका कहते दोस्तों, ये कौन चला रहा था, ये इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में इसरो में यश सोमनाथ को क्या बनाया गया, इसरो का चीफ बनाया गया। इसरो चीफ वर्तमान में कौन है, यश सोमनाथ जी हैं, ठीक है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, ये भी दिल्ली में हुआ है। तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन समारोह को अभी किसने संबोधित किया, देखिए उद्घाटन समारोह को अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया, जबकि समापन समारोह को किसने संबोधित किया, तो ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने संबोधित किया था, ठीक है। करा कि IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहां पे किया गया था दोस्तों, तो दिल्ली में किया गया। कैलाश चौधरी जो कि इससे संबंधित राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन भी किया। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जा रहा है। G7 कृषि मंत्रियों की बैठक हो रही थी, कि G7 की जितनी भी बैठक है, पिछले साल तो इंग्लैंड में हुआ था G7, इस बार दोस्तों G7 का आयोजन जर्मनी देश में किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखेगा। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो बार्सिलोना देश का नाम सुना होगा, जगह का नाम सुना होगा, वहां पे किया गया, स्पेन के बार्सिलोना में, देश नहीं स्पेन में है बार्सिलोना, वो याद रखेगा, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल पढ़ते हैं। जनजातीय कृषि और व्यंजनों की भावना के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आदि बाजार कहां खोला गया। आदि बाजार दोस्तों आपको नाम से लग रहा होगा, आदि बाजार का संबंध आदिवासियों से, किससे दोस्तों, आदिवासियों से है। और यह बाजार कहां खोला गया दोस्तों, देखिए आपको लगेगा कि जाहिर सी बात है कि जहां पर जनजातियां रहती हैं, जैसे झारखंड नहीं खोला गया, छत्तीसगढ़ नहीं खोला गया, मध्य प्रदेश नहीं खोला गया, यह खोला गया गुजरात में। गुजरात में आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई दोस्तों। ये जगह पड़ता है कहां पर दोस्तों, एक केवड़िया नामक स्थान है। अभी हाल ही में इस केवड़िया रेलवे स्टेशन यहां पर है दोस्तों, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये वही स्थान केवड़िया है जहां पर ये आदि बाजार आदिवासियों से संबंधित खोला जा रहा है। 11 दिवसीय एक तरह से मेला है, काफी बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, काम की बातें मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। देखिए बहुत ज्यादा पीएचडी करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आपको चीजों को इतना समझना है कि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सके, इसलिए मैं इतने आसान शब्दों में चीजों को बयां करता हूं कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए कला और संस्कृति से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं। ये आदि जो बाजार खोला जा रहा है दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में खोला जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में भगोरिया महोत्सव मनाया गया, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां अगरिया, सहरिया, भील ये सब मनाती हैं दोस्तों भगोरिया उत्सव, ठीक है। करा किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, इसको 2 मंत्रालय कर रहे थे, एक तो संस्कृति मंत्रालय था और दूसरा आपका कपड़ा मंत्रालय था, ठीक है। ये दोनों मंत्रालय मिल करके इसका आयोजन कर रहे थे झरोखा कार्यक्रम का। खजुराहो नृत्य महोत्सव दोस्तों, खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में है, तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी याद रखेगा, मध्य प्रदेश में चल रहा था।
था। भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए हैं? तो यह तेलंगाना में मनाया जाने वाला महोत्सव है, याद रखेगा। हाल ही में मरु महोत्सव, मारू महोत्सव, जैसलमेर महोत्सव, कई नामों से इसे जाना जाता है, यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर में मनाया जाता है। कंछोट उत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, याद रखेगा। अभी हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? अभी दोस्तों शामिल नहीं किया गया, शामिल करने के लिए नाम भेजा गया, ठीक है। तो जो नाम भेजा गया दक्षिण भारत का होयसल मंदिर है जिसे अभी भेजा गया है, यह भी आप याद रखेगा। हाल ही में तोरग्या महोत्सव कहां मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया तोरग्या महोत्सव। और आखिरी सवाल है, किस राज्य में स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया दोस्तों? तो लद्दाख राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है स्पुतनिक ग्लस्टर फेस्टिवल, इसको भी आप याद रखेगा। और इसके अलावा लोसार उत्सव कहां मनाया जाता है? वो भी लद्दाख में है, जबकि लोसांग उत्सव मैंने बताया था वो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने सवाल थे दोस्तों जो कि आपके परीक्षा के लिए मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हैं। इन सवालों को पढ़ते चलें, अच्छे से याद करें। और अगर आपको किसी भी तरह के कोर्स ज्वाइन करना हो तो एक मौका दोस्तों स्टडी 91 को जरूर दीजिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्लस दोस्तों किताबें भी आ चुकी मार्केट में, लेखपाल परीक्षा के लिए, वीडियो परीक्षा के लिए किताबें आ गई हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप एक बार किताबों को परचेज करिए, उसके जो क्वेश्चन बनाए गए, जो उत्तर लिखे गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया दोस्तों, उन सारी चीजों को आप पढ़िए। और वीडियो की किताब में तो दोस्तों मैंने बाय वन गेट वन का ऑफर दिया दोस्तों, मतलब एक किताब पर एक किताब निःशुल्क दिया जा रहा है। एक मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों निःशुल्क आपको दिया जा रहा है, ताकि आप परीक्षा में और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। गजब की चीजें हैं दोस्तों। सोचिए 2-4 किताब पर कोई एक किताब देता है, बात समझ में आती है। एक पर एक फ्री सुना है क्या? ये स्टडी 91 ही ऐसा कारनामा कर सकता है। और आगे देखते जाए, अभी बहुत से कारनामे आने बाकी हैं, ठीक है। हम लोग किताब पर दोस्तों काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके यार 15-20 दिन 25 दिन पूरी टीम अगर वर्क करती है तो भी लग ही जाता है किताब निकालने में, क्योंकि कहीं से कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं होता है। मैं कभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे जो है चीजें लिखी जाती हैं। पहले कॉपी पे लिखा जाता है, फिर उसको टाइप कराया जाता है, फिर किस तरह से उसका करेक्शन चलता है, कितने राउंड उसका करेक्शन होता है, मतलब बहुत मेहनत लगता है। और तब जाकर एक किताब बनती है, और वो किताब आपको इतने कम दाम पर दिया जा रहा है। आपके यहां तक समस्या होती है, आप अपने बुक स्टॉल पे जाते हैं, वहां आपको किताबें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों किताबों को ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया गया, ताकि आप ऑनलाइन भी किताबें खरीद सके, वो भी बिना किसी शिपिंग चार्ज के। बिना किसी शिपिंग चार्ज के दोस्तों किताबें अवेलेबल कराई गई हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।